दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अगर आपने मेरे वीडियो और देखे हों, इससे पहले भी अगर आपने चैनल पे वीडियोस देखे हों तो आपको याद होगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे मैं काफ़ी टाइम से कवरेज कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे डाली थी जिसमें इन्वेस्ट करने से पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बात जान ले। वो क्या बात थी वो मैंने इस वीडियो में बताई थी और काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को देखा था। टॉपिक ये था कि इनके एमडी ने कुछ शेयर्स बेचे थे। और जब भी ये डिस्कशन होता था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में इस चैनल पे कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो पिछले 1-2 महीने से तो मैं यही बोल रहा हूँ कि एमडी हमेशा आके ये बात बोलते हैं कि मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ, बैंक प्रॉफिटेबल हो जाएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक प्रॉफिटेबल हो जाएगा। बट जब जब रिज़ल्ट आता था वो प्रॉफिटेबल नहीं होते थे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो अपकमिंग रिज़ल्ट हैं Q4 यानी कि जैन फेब मार्च में जो उसने नंबर दिए हैं उसको कवर करेगी। और टू द फर्स्ट टाइम जब से आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट मर्ज हुआ है, पहली बार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, यानी कि प्रॉफिट अनाउंस किया है। ये बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि इसके बाद शायद एक टर्न ऑफ इवेंट शुरू हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। अब तक लोग थोड़ा सा स्टेप बैक लेके बैठे हुए थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट मेरी भी ये राय थी कि जब तक बैंक पॉजिटिव नहीं हो जाता तब तक नहीं करना चाहिए। पिछले पूरे साल ये बैंक 35-40 के आसपास घूमता रहा और अब ये 18 रुपये का स्टॉक है। आई होप यू नो द प्राइस, दिस इज़ ओनली एट 18 रुपीज़ राइट नाउ। आज मार्केट बंद था बट इसके जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन थे ये 19 रुपये का था। थोड़ा पिटा, लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट इसमें सेलिंग आई थी, दबाव आया था क्योंकि लोगों को पता था कि इसका रिज़ल्ट आएगा और लोग कहीं ना कहीं अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। बट मैं आपको पूरे रिजल्ट पे लेके चलता हूँ दोस्तों। एक बार मैं आपको इस तरीके का चार्ट भी दिखाऊंगा कि मार्च वर्सेस मार्च किस तरीके का रहा है और सीक्वेंशली कैसा रहा है। बट इससे पहले मैं आपको रिजल्ट की थोड़ी सी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। देखिए, इन्होंने 22 तारीख को रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। आज है 23 यानी कि कल रिजल्ट आया था। 71 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। इससे पहले इन्होंने 218 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया था एक साल पहले सेम क्वार्टर में, और दिसंबर क्वार्टर में तो 1640 करोड़ के आसपास तक का नुकसान घोषित किया था। यानी कि सिक्वेंशुअली तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट आया है, ईयर ऑन ईयर भी आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी, उसमें भी 40% की अपलिफ्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और इनका जो लोन बुक है, एडिंग रिटेल लोन बुक पर इंक्रीज बाय 40% टू ₹57,000। जो इनकी रिटेल लोन बुक है वो भी 40% बढ़ी और 57,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्च क्वार्टर में दिखाई गई। बैंक एक चीज़ और बोल रहा है कि ये आने वाले दिनों में रिटेल लोन पे ज़्यादा फोकस करेगा इंस्टेड ऑफ होलसेल लोन, यानी कि बल्क लोन्स पे कम फोकस करेगा, रिटेल लोन में फोकस ज़्यादा करेगा ताकि जो इनका रिस्क है पोर्टफोलियो पे वो कम से कम रहे और कॉन्सेंट्रेट ना हो रिस्क। एक और अनाउंसमेंट की गई कि जो कोर डिपॉजिट था यानी कि कासा जो डिपॉजिट है वो 157% बढ़ा और 33,944 करोड़ Q4 FY20 में ये डिक्लेयर किया गया। यानी कि 157% कासा भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो नॉन इंटरेस्ट इनकम थी वो भी शार्पली बढ़ी है। इंटरेस्ट इनकम 40% बढ़ी और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम थी वो भी 77% बढ़ती हुई दिखाई दी है। और कुछ अगर हेडलाइंस निकालनी हो तो देखिए, प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज प्लंग्ड सिग्निफिकेंटली टू 412 करोड़। यानी कि जो प्रोविजनिंग क्या होती है कि जब कोई लोन एनपीए हो जाता है, बैड लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो बैंक अपने प्रॉफिट में से उस लोन को भरता है, तो वो प्रोविजनिंग अमाउंट होता है। उसमें भी काफ़ी गिरावट आई और केवल 412 करोड़ के आसपास रहा। ये भी डाउन था 37% के आसपास ईयर ऑन ईयर और 82% डाउन था ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो प्रोविजनिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिस पे रिटेल निवेशक हमेशा नज़र रखता है कि क्या प्रोविजनिंग ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। जब नीचे जाने लगती है तो लोग धीरे धीरे कूदने लगते हैं उस कंपनी में खरीदने के लिए। प्रोविजनिंग फॉर Q4 was 679 करोड़ विच इंक्लूड्स 225 करोड़ ऑफ कोविड-19 प्रोविजनिंग। तो कोविड-19 करके भी काफ़ी इनके जो लोन्स हैं वहाँ पे एनपीएस वगैरह स्थापित हुए हैं जिस करके प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। और जो 679 करोड़ की प्रोविजनिंग हुई है वो इंक्लूड है 225 करोड़ के। रिटेल प्रोविजनिंग फॉर द क्वार्टर वाज 349 करोड़। जो रिटेल प्रोविजनिंग थी यानी कि जो रिटेल लोन बांटे गए थे उसमें जो प्रोविजनिंग की गई वो थी लगभग 349 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों, ये रिजल्ट है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी और समरी दिखाता हूँ, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाता हूँ। देखिए,
रेवेन्यू थोड़े से गिरते हुए दिखाई दिए हमको सिक्वेंशली, बट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। पिछले क्वार्टर में 4100 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे यानी सेल, और इस क्वार्टर 3900 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू है, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, सिक्वेंशली घटा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 71 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में माइनस 1600 करोड़ के आसपास था और पिछले साल 218 करोड़ नेगेटिव दिखा रहा था। दोस्तों, लोग ज़्यादातर ना इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है, कासा कितना है। जब हम बैंक के रिजल्ट की बात करते हैं तो हम एनपीएस के क्या ट्रेंड है, एनपीए बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, स्ट्रेस बुक का क्या है ट्रेंड, अब दूसरा आपका कासा का क्या ट्रेंड है, क्या पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक में कि नहीं। कासा तो इनका हर क्वार्टरली रिजल्ट में हमेशा अच्छा ही रहता है। और ये जो क्योंकि नॉन प्रॉफिटेबल थे अब ये प्रॉफिटेबल भी हो गए हैं। अगर आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि इस बैंक में अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। पिछले 1 साल से, जब से बनाए तब से नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। एक बार इसको प्रॉफिटेबल होने दीजिए। तो आज वो समय आ गया है जब भी प्रॉफिटेबल हो गया है। अब ये है बैंक 18 रुपये के आसपास का। परसों जब मार्केट खुलेगा, परसों या फिर ट्यूसडे को, क्योंकि मेरे ख्याल मंडे को बंद है मार्केट, जब भी मार्केट खुलेगा अब, तो इसमें एक हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। शायद ये स्टॉक जो अभी 18-20 रुपये के आसपास का है, 30 रुपये के आसपास चला जाए। बट हमें एक चीज़ और नहीं भूलनी चाहिए कि ड्यू टू कोविड सिचुएशन जो बैंक हैं उनके एनपीएस धीरे धीरे बढ़ेंगे, बैड लोन्स बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के टर्नओवर्स, लोगों के खर्चे तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। लोगों के खर्चे वहीं खड़े हुए हैं, इनकम आधी हो गई है। चलिए लॉकडाउन खुल गया, आधा पार्शल खुल गया है, बट अभी भी इनकी इनकम आधी हो गई है। तो इनकी जो लोन रिकवरी देने की क्षमता है वो कम हुई है तमाम कंपनीज की, और बैंकों ने सबको लोन बांटे हुए हैं। आप इस टाइम एविएशन सेक्टर देखिए, बैंकों का बहुत बड़ा अमाउंट उनको भी लोन पे गया हुआ है। इंडस्ट्रीज़ को देखिए, इनकम आधी हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, बट एक्सपेंसेस वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इंटरेस्ट भी तो देना है इनको, जो उन्होंने लोन ले रखा है कंपनीज ने, उसका इंटरेस्ट भी तो उनको देना ही है। अब इनकम है नहीं, इंटरेस्ट का पैसा भी कहाँ से जाएगा। तो कहीं ना कहीं बैंकों में इस टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी मुझे रिस्की लगती है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। जब तक ये पूरी कोविड की प्रोविजनिंग ख़त्म ना हो जाए तब तक एक समझदार आदमी फिलहाल बैंकों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर हैं जिसमें सच में इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही एक बैंक प्रॉफिटेबल हो गया, बट क्या अगले 1 साल के लिए जब बैंकों के एनपीएस बढ़ते हुए दिखेंगे हमें, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसी बैंक में? आई थिंक इसका सवाल आप खुद भी जानते हैं। ये समय है नहीं कि बैंकों और एनबीएफसीज में इन्वेस्ट किया जाए। मैंने बजाज पे भी एक वीडियो बनाई थी, और आप देख सकते हैं कि बजाज इज़ नॉट परफॉर्मिंग दैट ग्रेट। उन्होंने ऑलमोस्ट लोन कहाँ दे पा रहे हैं वो लोग लोन इस टाइम पे, और उनको रिकवर होते होते अगले साल मिड तक वो रिकवर हो पाएंगे, वो भी तब जब चीज़ें ट्रैक पे आने लगे। तो इस टाइम जो भी कंपनी पैसा बांटने के बिजनेस में, चाहे वो बैंक है, चाहे एनबीएफसीज हैं, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, मुझे लगता नहीं कि ये जब तक ये कोविड चैप्टर ख़त्म होता है और उसके 1 साल तक इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। ये मेरी राय है। आई होप आप कहीं ना कहीं समझते हैं इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, बैंक प्रॉफिट में आ गया है, बट अभी भी कोई 18 रुपये को टैप करना चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बैंक अच्छा है क्योंकि पहली बार प्रॉफिट में भी आया है। बहुत लंबे समय के लिए, 5-7 सालों के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए तो आई थिंक SIP वगैरह के थ्रू इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लमसम वॉल्यूम इसमें अभी इन्वेस्ट मत करें, उसके लिए समय लें। अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने में 4-5 साल का टाइम तो लें। आप एकदम से सारा पैसा लेके ना डाल दें। तो अगर किसी को थोड़ा बहुत अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कर सकता है। 18 रुपये इज़ नॉट ए बैड वैल्यू फॉर IDFC बैंक। और वैसे भी कल शायद ये 25-30 रुपये के आसपास तक जाए, बट कहीं ना कहीं फिर ये थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। तो फिलहाल ये मेरी राय है IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें अगर और भी कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं इस रिव्यू में। तो दोस्तों, इसी के साथ आई वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।